हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 2 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका भाग 1 पसंद आया होगा। हमने पिछले भाग में देखा कि वेदांश अपने आलीशान विला में पहुँचता है और वहीं दूसरी तरफ मन्नत को जिंदगी ने एक और मौका दिया है। कई महीनों से वो कहाँ थी, कैसे गायब हुई, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, वेदांश की रग रग में मन्नत के लिए नफरत भरी हुई थी। उस नफरत की असली वजह क्या था, ये भी जानना बाकी है। चलिए इस भाग में आगे बढ़ते हैं। वेदांश अपनी काली लग्जरी कार से उतरकर सीधे विला के अंदर दाखिल होता है। फ़ोन कान से लगाए तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, मयंक, हमें वियतनाम निकलना है। कबीर को कॉल करो, अभी के अभी। अभी उसकी आवाज़ पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक नरम लेकिन अधिकार भरी आवाज़ आई, वेद बेटा। वेदांश ने पलटकर देखा तो सामने उसकी माँ नूतन राठौर खड़ी थी, सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई, माथे पर लंबा सा सिंदूर, चमकती लाल बड़ी बिंदी, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। उनकी मौजूदगी में एक रॉयल आभा थी। उनकी आंखों में गहराई थी, चाल में ठहराव और चेहरे पर वो नजाकत जिसे देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था, जिनकी खूबसूरती और तेज का अक्स वेदांश और उसकी बहन साहनी दोनों में साफ झलकता है। लेकिन उनके स्वभाव में कठोरता ऐसी थी कि कई बार उनकी नज़रों से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं लगता था। उनकी हाथों में चांदी की एक पूजा थाली थी। थाली में उठती चंदन और धूप की खुशबू पूरे हॉल में फैल रही थी। वो अपने शानदार रॉयल अंदाज में सीढ़ियों से ऊपर आते हुए वेदांश के पास आकर रुकी। वेदांश झुककर उनके पैरों को छूता है। उन्होंने एक पल उसे देखा, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, 1 सप्ताह बाद आपको देख रही हूँ। माँ की कम याद आने लगी है क्या? कितनी बार कहा है आपसे, हमारी आंखों से दूर ज़्यादा दिन तक रहने की आपको इजाज़त नहीं है। वेदांश ने हल्की सी भौवें चढ़ाते हुए लेकिन सम्यक लहजे में जवाब दिया, मॉम, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, टॉप बिजनेसमैन हूँ और आप मुझे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। नूतन जी ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात काट दी और उसकी गालों को अपनी उंगलियों से खींचते हुए बोली, आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाए, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे। यह सुनते ही वेदांश के चेहरे पर मीठी स्माइल आ गई थी, लेकिन अगले ही पल नूतन जी के माथे पर लगी लंबी सिंदूर की लकीरें पर चली गई, जिसे देखकर उसके मन में हमेशा टिस उठता था। तभी नूतन जी बोली, ठीक है, अब आप आ ही गए हैं तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, सब डाइनिंग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वेदांश बोला, ठीक है मॉम, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ। वेदांश सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा। वेदांश का कमरा किसी 5 स्टार स्वीट से कम नहीं था। दीवारें डार्क वुड पैनलिंग की, जिन पर महंगे पेंटिंग्स और अमूर्त कला टंगी हुई थी। एक साइड पर फर्श से छत तक फैला कांच का विंडो, जिससे बाहर फैला हरा भरा गार्डन और दूर तक फैला स्विमिंग पूल साफ नजर आता था। किंग साइज बेड पर काले और सुनहरे सेट्स के मखमली कुशन सजे हुए थे। कोने में एक विंटेज बार कैबिनेट और उसके सामने एक रेड लाइनर चेयर रखी हुई थी, जहां से वो अक्सर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पढ़ता था। कमरे के बीच में रखी ऑटोमेटिक वॉच वाइंडर में महंगी घड़ियों का कलेक्शन घूम रहा था और ड्रेसिंग एरिया में डिजाइनर सूट्स सलीके से लटके हुए थे। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर काले शर्ट और ग्रे ट्राउजर में हाथ में महंगी घड़ी पहनते हुए डाइनिंग हॉल में आया। डाइनिंग हॉल बेहद रॉयल अंदाज में सजा था। लंबी चमचमाती लकड़ी के टेबल, उस पर चांदी के बर्तन, क्रिस्टल ग्लास और बीच में ताजो फूलों का सेंटरपीस। टेबल के एक छोर पर उसके नाना जी ओम राठौर, सफ़ेद धोती कुर्ते में, चेहरे पर रौब, आंखों में अपनापन, और उनके बगल में सावित्री राठौर, गुलाबी सिल्क साड़ी, गले में मोतियों का हार और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। वेदांश ने दोनों के पास जाकर झुककर पैर छुए। ओम राठौर मुस्कुराकर बोले, खुश रहो बेटा। वह पास वाली चेयर खींचकर बैठा ही था कि सावित्री जी बोली, 1 हफ्ते हो गए तुम्हें देखे हुए, कहाँ थे अब तक? तुम्हें याद नहीं आई हमारी? वेदांश ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए अपनी माँ से पूछा, मॉम, साहनी कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज़ आई, भाई मैं यहाँ हूँ। सभी की नज़र उस दिशा में मुड़ गई। सीढ़ियों से एक बेहद खूबसूरत लड़की नीचे उतर रही थी। उम्र बस 20 के आसपास,
लाल रंग के जंपसूट में, बाल पोनीटेल में बंधे हुए, चेहरे पर नींद की मासूमियत और होठों पर हल्की सी मुस्कान। चलते चलते वो आंखें मलते हुए डाइनिंग टेबल के पास आई और बड़े प्यार से बोली, भाई कहाँ थे आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। वेदांश ने उसके माथे को हल्के से चूमते हुए कहा, बच्चा मैं तो बस 1 हफ्ते के लिए बाहर गया था और आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं कई महीनों बाद लौटा हूँ। आप लोग ओवर एक्टिंग करना बंद कीजिए। साहनी कुछ कह पाती उससे पहले ही नूतन जी मुस्कुरा कर बोली, ये ओवर एक्टिंग नहीं है वेद, आपसे एक पल की दूरी भी हमें 1 साल जैसी लगती है और आप हफ्तों की बात कर रहे हो। देखो जब भी आना कोशिश करना कि 1 हफ्ते से ज़्यादा दूर ना रहना पड़े आपको हमसे। हाँ भाई, मॉम का सारा प्यार सिर्फ आपको ही तो जाता है। आपको नहीं मालूम, मॉम आपको ना देखे तो सांस लेना भूल जाती है। साहनी ने मुंह फुलाते हुए कहा तो नूतन जी ने उसके सिर पर थपली देते हुए बोली, बस बस, जब देखो शिकायत ही करती है अपने भाई से। ओम राठौर ने तभी गंभीर लहजे में कहा, वेद हमें शेखावत से मिलकर आपकी और कियारा की सगाई की तारीख पक्की करनी है और फिर शादी की भी। पिछली बार तो वह लड़की मन्नत की वजह से सगाई होते होते रह गई थी। मन्नत का नाम सुनते ही वेदांश का चेहरा सख्त हो गया। उसकी मुट्ठी जो चम्मच पटिकी थी कसकर बंद हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी नूतन जी ने बात को आगे बढ़ाया, हाँ बेटा, अब और देर करना ठीक नहीं है। इससे पहले कि वह लड़की फिर लौट कर आए और कोई नया तमाशा करे, अच्छा होगा कि सगाई और शादी दोनों जल्द कर दे। वरना पिछली बार उसने जो ड्रामा किया था, आपने देखा था कि हमारी कितनी बदनामी हुई थी। वेदांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप लोगों को जो ठीक लगे कीजिए, लेकिन आज मैं वियतनाम निकल रहा हूँ। सभी चौंक पड़े। तभी सावित्री जी बोल पड़ी, बेटा आज ही तो घर लौटे हो और आज ही निकल रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? तभी वेदांश गहरी सांस लेकर बोला, नानी 1 हफ्ते बाद आप लोग शेखावत मेंशन जाएंगे, तब मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन अभी मेरा वियतनाम जाना जरूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसाइनमेंट का काम है और आप सबको मालूम है कि मेरे लिए मेरा काम ही सबसे पहले है। तभी साहनी ने मासूमियत से कहा, भाई अब सच में जा रहे हो? आपको पता है ना 1 हफ्ते बाद कॉलेज में मेरा और कियारा का बास्केटबॉल कंपटीशन है। आपके बिना मज़ा नहीं आएगा। वेदांश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, बच्चा तब तक लौट आऊँगा, लेकिन अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसके शब्दों में सख्ती थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं अनकही बेचैनी छुपी हुई थी। आइए राठौर और शेखावत फैमिली के बारे में कुछ जान लेते हैं। शेखावत और राठौर ये 2 नाम सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नहीं बल्कि दोस्ती के भी सुनहरे उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। ओम राठौर और केशव शेखावत की दोस्ती बचपन से ही अटूट रही है। दोनों ने अपने कैरियर की शुरुआत भी साथ में की और मेहनत, ईमानदारी और भरोसे की नींव पर उन्होंने एक साथ बिजनेस खड़ा किया। समय के साथ उन्होंने अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए 2 अलग कंपनियां स्थापित की, शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज और राठौर ग्रुप ऑफ डोमिनियन। लेकिन अलग नाम के बावजूद इनका रिश्ता और आपसी भरोसा पहले जैसा ही गहरा रहा। दोनों कंपनियां आज भी इंडस्ट्री के टॉप 5 में शुमार है। केवल ओम और केशव ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी एक दूसरे के बेहद करीब है। दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हैं। खेलकूद, पढ़ाई, त्योहार, हर खुशी और गम उन्होंने साथ में बांटा है। यही वजह है कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि परिवार से बढ़कर है। शेखावत मेंशन एक ऐसा आलीशान महलनुमा घर जिसकी शान और भव्यता दूर से ही दिल को मोह ले। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एशिया की टॉप कंपनियों में गिनी जाने वाली शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज का गर्व है। इस साम्राज्य के वारिस और सीईओ है कबीर शेखावत। नौजवान, करिश्माई और बिजनेस की दुनिया में चमकता सितारा। 6 फीट 2 इंच की लंबी हाइट, चौड़ा सीना, जिम में तराशा गया परफेक्ट 8 पैक एब्स, हल्के घुंघराले बाल, नुकीली नाक और तीखी निगाहें। उसकी शख्सियत इतनी असरदार थी कि जिस कमरे में वो खड़ा हो वहाँ सबकी नज़रें बस उसी पर टिक जाए। उसके स्मार्टनेस और हैंडसम लुक्स के लिए लड़कियां दीवानी थी, लेकिन उसके दिल में क्या चलता है यह शायद कोई नहीं जान पाता। उस सुबह कबीर अपने कमरे में रेडी हो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार बेड पर बैठी उस लड़की पर टिक रही थी जिससे वह गुस्से से घूर रहा था। उसके जबड़े कसे हुए थे, आंखों में सख्त नाराजगी थी। मना किया था ना तुम्हें मेरे बेड पर सोने से, उसने दांत भींचते हुए कहा। आवाज़ इतनी ठंडी और तेज थी कि माहौल में खामोशी जम गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेड पर सोने की?
उसकी इस बात पर बेड पर बैठी पंखुरी हल्की सी कांप गई। पंखुरी, मन्नत की बेस्ट फ्रेंड और बदकिस्मती से अब उसकी भाभी। उम्र मात्र 21 साल, 5 फीट 4 इंच की हाइट, गेहुआ रंग, बड़ी गहरी गोल आंखें, नन्हा मासूम चेहरा जो पहली नज़र में किसी को भी अपना दीवाना बना दे। लेकिन ये खूबसूरती कबीर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। पंखुरी ने हल्की कांपती आवाज़ में कहा, सॉरी कबीर, कल रात मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो सोफे पर ही सो रही थी, लेकिन बैल्कनी से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। डर के मारे मैं आपके पास आ गई। आई एम सॉरी। कबीर ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी माफ़ी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। कमरे का माहौल अब भी भारी और तनाव से भरा हुआ था। कबीर की नज़रें ठंडी और पैनी हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और पंखुरी का बाजू कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी कलाई लाल पड़ने लगी। एनफ। फिर कृपी स्माइल के साथ, वाइफी। उसकी आवाज़ में कड़वाहट और तंज टपक रहा था। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? शर्म आ रही है सच कहने में। पंखुरी कबीर को यूं ही देख रही थी जैसे उसकी सांसें अटक गई हो। डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कबीर आगे झुककर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, मुझसे दूर रहा नहीं जा रहा है। तरफ हो रही है मेरे करीब आने की। अफसोस, तुम्हारे नसीब में ना मेरा प्यार है ना ही मेरा जिस्म। जिस धोखे से तुमने मुझसे शादी की उससे एक बार मुझे पा तो लिया, लेकिन अब नहीं। अब तुम हमेशा मेरे प्यार के लिए तड़पोगी और तरसोगी। धोखा? पंखुरी की आवाज़ कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कुछ नहीं किया था कबीर। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैं सच कह रही हूँ। मैंने उस दिन शट अप। कबीर का गुस्सा अब फट चुका था। जस्ट शट योर माउथ। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास पूरा दिन नहीं है। उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। पंखुरी लड़खड़ाकर बेड पर गिर पड़ी। आंसू उसके गालों से बह रहे थे, लेकिन कबीर ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। वह दरवाज़ा खोलकर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। कमरा फिर से खामोश हो गया। पंखुरी वहीं बैठी रही, अपने हाथ को सहलाते हुए, जहां उसकी पकड़ के निशान अब भी जलन दे रहे थे। उसके होठ बुदबुदाए, कहाँ हो मन्नू, प्लीज़ लौट आओ। मैं अकेली पड़ गई हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी सिसकियाँ कमरे की ठंडी दीवारों से गूंजने लगी। इधर शेखावत मेंशन की भव्य डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की तैयारियां हो रही थी। घर का हर सदस्य अपनी सीट पर था, बस कबीर के आने का इंतजार था। जैसे वह नीचे आया, सबकी नज़र उसकी ओर चली गई। उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई आता पता नहीं था। हमेशा की तरह सर्द, संयत और शांत था। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सदस्य केशव शेखावत, शेखावत मेंशन के मुखिया, ललिता शेखावत उनकी धर्मपत्नी जो अपने पोते कबीर और पोती कियारा की दीवानी थी, राजवीर शेखावत कबीर के पिता और उसके बिजनेस पार्टनर, दिव्या शेखावत कबीर की माँ, शांत स्वभाव की लेकिन मन की गहराइयों में ढेरों बातों छुपाए हुए, विनोद शेखावत कबीर के चाचा, हमेशा अपने फैमिली से थोड़ा अलग, मोहिनी शेखावत चाची जो कभी किसी को खुश नहीं देख सकती थी, खासकर पंखुरी को, बानी जो कि 12 साल की है और क्रिस जो कि 10 साल का है, विनोद और मोहिनी के बच्चे, और अंत में इस घर की सबसे लाडली, सबकी जान कियारा शेखावत। कबीर, पंखुरी कहाँ है? केशव जी ने जैसे ही पूछा, टेबल पर एक पल को सन्नाटा छा गया। सिवाय उनके किसी को भी पंखुरी का नाम सुनना पसंद नहीं था। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से आंखें फेर ली। उसी वक्त पीछे से 2 कोमल बाहें उसके गले में आ पड़ी। भाई, आपने आज मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। यह थी कियारा शेखावत। इसके बारे में हमने भागवन में जिक्र किया था। उम्र 22 साल, हाइट 5 फीट 5 इंच, चेहरा जैसे गुलाबी सुबह, आंखें शरारती लेकिन मासूम, होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसा और बाल लंबे घने चमकते हुए। इसकी इनोसेंस ऐसी थी कि इंसान को खुद पर शक होने लगे। क्या यह सच में मासूम है या मासूम बनने का हुनर है इसमें? कबीर ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास बैठाया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। सो रही थी आप, इसलिए नहीं उठाया, लेकिन बिना आपको विश किए ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, फिर आपको कॉलेज छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। और हाँ, आप सबको कहना था। कबीर ने कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते हुए कहा, आज मैं वियतनाम के लिए निकल रहा हूँ। अचानक से? ये कब तय हुआ? कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ दादू, मैं, वेदांश और मयंक तीनों साथ जा रहे हैं। हमारा एक कंसाइनमेंट अटका हुआ है, उसी के सिलसिले में।
ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, या अगर किस्मत ने साथ दिया तो उससे पहले ही वापस आ जाएंगे। इतने में बगल से कियारा ने मासूम सी शक्ल बनाकर शिकायत की, भाई अब बता रहे हो, आपको याद भी है ना 1 हफ्ते बाद मेरा बास्केटबॉल चैंपियनशिप कंपटीशन है। कबीर ने उसकी ओर देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसे इशारे से पास बुलाया और जैसे ही कियारा उसके पास आई, उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, जानता हूँ बच्चा, और अच्छी तरह से याद भी है। फिर हल्के मजाकिया लेकिन भरोसे भरे लहजे में बोला, अभी टाइम है ना, मैंने कहा ना मैं वापस लौट आऊँगा, और इस बार भी आपको ही तो जीतना है, जैसे हर बार जीतती आई हो। कियारा की आंखों में चमक आ गई थी। तभी केशव जी ने हल्के से अपना गला साफ किया, लेकिन उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि अंदर कितना उबाल है। उनकी आवाज़ इस बार पहले से ज़्यादा सख्त थी, कबीर, तुम्हारे पास हर किसी के लिए, हर काम के लिए वक्त है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक और बहन है, मन्नत, जो कई महीनों से घर नहीं लौटी है। कहाँ है वो? क्या तुम्हें जरा भी खबर है? उनकी हर बात जैसे तीर बनकर कबीर के सीने में उतर रही थी। माना कि वो खुद चाहती थी कि हम उन्हें ढूंढे नहीं, लेकिन मत भूलिए कि वो महज 19 साल की है, बच्ची है वो। आप सबकी रवैया ने और बेरुखी उसे इतना तोड़ दिया कि उसने खुद को हमसे और दुनिया से अलग कर लिया। तभी ललिता जी बोल पड़ी, आप कबीर को डांटते क्यों हो? गलती पूरी मन्नत की थी। उसका तो यही तौर तरीका रहा है, बिना बताए कहीं निकल जाना। इसी 19 साल की उम्र में उसने खुद को अलग कर लिया था। अलग रहने की कोशिश की थी उसने। मुंबई में अपना घर होते हुए भी उसने फ्लैट में रहना चुना था। तभी विनोद जी बोले, गलती तो उसकी भी नहीं है माँ। हम में से किसी ने कभी सच में उससे बैठकर बात करने की कोशिश की थी क्या? किसने उसकी बातों का वजन समझा? हम उसे दोष देना बंद करें और उसे ढूंढने की कोशिश करें। दिव्या जी की आंखें भीग गई थी। कई महीने से उनकी बेटी मन्नत गायब थी। ना कोई खबर था, ना कोई निशाना, बस एक अधूरी चुप्पी छोड़ गई थी। कबीर ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, दादू, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी मोहिनी हमेशा की तरह अपने तीखे स्वर में बोली, इसमें कौन सी नई बात है? उसका ऐसे जाना? वो कब किसी को कुछ बताकर जाती थी? हॉस्टल से भी तो कितनी बार भाग जाया करती थी। हर जगह से शिकायत ही आती थी उसकी। उसे कभी किसी की परवाह थी ही नहीं। एक मैसेज छोड़ गई बस। उसकी वजह से सिर्फ हमने बदनामी ही पाई है। वह तो शुक्र है कि वह इस फैमिली की बेटी है, वरना जो उसकी हरकतें रही है ना, कोई शरीफ लड़का अपनाने से रहा उसे। मोहिनी के शब्दों ने मानो माहौल में और भी तलखी घोल दी हो। केशव जी उसे घूर कर गुस्से से देखते हैं तो वो अपनी नज़रें झुका लेती है। वो अपना दांत पीसते हुए बोले, मोहिनी बहू, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही कड़वी बातें बोलने लगी हो? आइंदा कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वह केशव शेखावत की शान है। तभी राजवीर जी बोले, इसमें गलत क्या बोल रही है पिताजी? उसने हमेशा अपने गुस्से और पागलपन में आकर गलत ही फैसला लिया है। क्या आपको लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती है? मैं उसका बाप हूँ, लेकिन उसे ना मेरे साथ अपने रिश्ते का मान रखा और ना इस घर के किसी भी सदस्य के साथ। यहाँ तक कि उसे तो अपनी माँ की भी परवाह नहीं है। केशव जी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई थी। वो जानते थे कि इन्हें समझाना बेमतलब और बेफालतू होगा। उसी पल सीढ़ियों से पंखुड़ी नीचे उतर रही थी। मोहिनी और सबकी बातें उसने सुन ली थी। मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नमी में डूब चुकी थी। तभी कियारा मासूम और कांपती हुई आवाज में बोली, सब मेरी वजह से हुआ है। वो मेरी वजह से यहाँ से चली गई। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। यदि मैं मान जाती तो ऐसे वो घर छोड़कर तो नहीं जाती। कियारा के आंखों से अभी एक बूंद आंसू गिरे भी नहीं थे कि सभी का दिल थम सा गया था। बच्चा, ऐसे मत सोचो। कबीर ने उसकी ठंडी हथेलियां थाम ली। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खुद को कभी ब्लेम मत करना। तभी दिव्या जी तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तू कभी किसी गैर को भी तकलीफ नहीं दे सकती, वह तो फिर भी तेरी बहन है। राजवीर की भी आवाज़ भराई हुई थी, मेरी फूल जैसी बेटी की आंखों में आंसू, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सभी उसे ऐसे संभालने लगे जैसे वो कोई नाजुक शीशे की गुड़िया हो। कभी उसकी हथेलियाँ थामते तो कभी उसके बालों को सहलाते, कभी हंसी में उसे बहलाते। कबीर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, लेकिन उन्हें ऐसे देख पंखुड़ी का मन डोल उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, एक बेटी के लिए इतना प्यार और इसी घर की दूसरी बेटी के लिए किसी के पास सवाल तक नहीं है। दादाजी को छोड़ किसी को मन्नत की याद तक नहीं आती। फिर उसकी निगाहें अपने पति कबीर पर ठहर गई।
आप ऐसे क्यों हो गए कबीर? आप तो मन्नत पर जान छिड़कते थे, फिर इतने बेपरवाह कैसे हो गए? ना जाने मन्नू कहाँ होगी, कैसी होगी? हे भगवान, प्लीज़ मेरी मन्नू लौट आए। यह सोचते हुए पंखुड़ी दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसकी यह हरकत कि वह नाश्ते की मेज को नज़रअंदाज कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई, घर के बाकी लोगों के लिए मामूली हो सकती थी, लेकिन केशव जी की तेज नज़र से कुछ भी नहीं छुपता था। उन्होंने आवाज़ दी, पंखुड़ी बेटा, आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। पंखुड़ी पलटी, होठों पर हल्की सी मजबूर मुस्कान आई। नहीं दादाजी, मैंने लंच पैक कर लिया है, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। केशव जी ने उसके पीछे छिपे कारण को भाप लिया था। वह जानते थे कि अगर वह जरा भी जोर दिए तो वह सिर्फ औपचारिकता में बैठ जाएगी और माहौल पहले से भी ज़्यादा भारी हो जाएगा। फिर भी उनके मन में एक कसक सी थी कि ये बच्ची अब इस घर में अपनेपन से खाना भी नहीं खा सकती है। कबीर ने यह सब देखा तो अनजाने में उसकी मुठियाँ भिज गई थी। उसे खुद भी समझ में नहीं आया कि पंखुड़ी का इस तरह सबको नज़रअंदाज कर निकलना उसे क्यों खटक रहा था। पंखुड़ी को मालूम था कि अगर वह इस टेबल पर बैठी तो दादाजी को छोड़कर बाकी लोग एक एक करके उठ जाएंगे। यही वजह थी कि वह या तो अपने कमरे में चुपचाप नाश्ता कर लेती या बाहर ऑफिस जाते वक्त। सच कहे तो वह सिर्फ दादाजी की वजह से ही इस घर में ठहरी हुई थी, वरना कब का अपना सामान बांधकर निकल चुकी होती। केशव जी ने कई बार उसे शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनीज में जॉब ऑफर की थी, लेकिन पंखुड़ी हर बार साफ मना कर देती। वह जानती थी अगर उसने वहां काम किया तो रोज रोज कबीर और सहानी का सामना करना पड़ेगा और फिर वही तानों और अपमान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दरअसल बात यह थी कि कबीर की शादी वेदांश की बहन साहनी से तय हो चुकी थी। कबीर और साहनी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक धोखे की वजह से कबीर और पंखुड़ी की शादी हो गई, जिसकी वजह से कबीर उससे बहुत नफरत करता है। पंखुड़ी की चाल धीमी थी, लेकिन दिल में एक बवंडर चल रहा था। मन्नू, तू कब लौटेगी? तुम्हारे बिना इस घर में हर सांस भारी लगती है। तभी केशव जी ने कबीर की ओर देखकर कहा, कबीर, छोड़ दिया करो पंखुड़ी को, आखिर उस रास्ते में तुम्हारा भी ऑफिस पड़ता है। कबीर चुप रहा। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी, मगर होठ कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे। पंखुड़ी ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। वो हल्की सी मुस्कुराई और दादाजी की तरफ मुड़कर बोली, नहीं दादाजी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली टैक्सी लेकर चली जाया करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। उसने अपने चेहरे पर मजबूती का मुखौटा बनाए रखा, लेकिन दिल के भीतर कहीं एक हल्की सी टिस जरूर उठी। इतना कहकर वह बैग संभालते हुए मुड़ी और ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी ओर मन्नत हॉस्पिटल में बिस्तर पर बैठी चुपचाप गर्म सूप के छोटे छोटे घूंट ले रही थी। कमरे में हल्की दवाइयों की गंध, बाहर से आती बारिश की बूंदों की आवाज़ थी। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला और अंदर एक नर्स आई, लेकिन यह मिस कश्यप नहीं थी। मन्नत ने भौवे हल्की सुकुड़ते हुए पूछा, आप मिस कश्यप नहीं आई? नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, आज वो नहीं आएंगी। मन्नत के दिल में जैसे हल्की सी बेचैनी उठी। क्यों, सब ठीक है ना? नर्स ने सहज लहजे में कहा, हाँ सब ठीक है, आज उनकी सगाई है। उस एक वाक्य ने मन्नत के हाथ में पकड़ा बाउल जैसे भारी कर दिया। उसके होठों से कोई जवाब ना निकला, बस उसने नजरें झुका ली और बाउल में बची हुई सूप की परछाई में जाने क्या ढूंढने लगी। नर्स ने मन्नत के चेहरे पर छाई उदासी देख ली। क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हो गई? क्या आप उनकी सगाई से खुश नहीं हैं? मन्नत ने हल्की सी मुस्कान बनाई, मगर उसकी आंखों में नमी थी। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस यूं ही। लेकिन भीतर ही भीतर सगाई का नाम सुनते ही उसके जहन में वो दिन कौंध गया जिस दिन उसे पता चला था कि उसका प्यार और उसकी बहन की सगाई तय हो चुकी है। उस पल मानो किसी ने उसके सीने के बीचों बीच छुरा घोंप दिया हो। बचपन से जिसे उसने चाहा, उसे पाने के लिए उसने खुद को उसी के जैसा बना लिया था। उसकी पसंद को अपनी पसंद, उसके दर्द को अपना दर्द बना लिया था। मगर वह किसी और का हो जाए, यह मन्नत कैसे सह पाती? बस वही दिन था जैसे वो पागल हो गई हो। मन्नत की आंखों में पागलपन सा जुनून था। वह कियारा के बेहद करीब आकर ठंडी जहरीली आवाज में बोली, वेद मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। तुम अपनी सगाई से पीछे हट जाओ कियारा, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। कियारा ने आंखें चौड़ी कर दी। तुम पागल हो गई हो मन्नत, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। हाँ, मैं पागल हूँ, पर प्यार में। मन्नत के होठ एक अजीब सी मुस्कान में तिरछी हुई। कियारा चीख पड़ी, अपनी बचकानी हरकतें बंद करो मन्नू। वेद तुमसे नहीं मुझसे प्यार करते हैं।
अगर वो तुमसे प्यार करते तो मैं कब के तुम्हारे रास्ते से हट जाती, लेकिन तुम्हें यह छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? वेद ने तो आज तक तुम्हें नजर उठाकर देखने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि वो तुमसे बेहद नफरत करते हैं। इसलिए प्लीज मेरे और वेद के बीच में मत आओ। चुपचाप मेरी शादी और सगाई होने दो। बिल्कुल नहीं, मन्नत ने दांत पीसते हुए कहा। तुम हो वो वजह, तुम्हारी वजह से वेद मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम अपना इस मासूम फेस के आड़ में उनकी और सबकी नजरों में मुझे गिरा कर रखा। लेकिन अब बहुत हुआ, तुमने मुझसे बहुत कुछ छीना है कियारा, लेकिन मैं अपने वेद को तुम्हें खुद से छीनने नहीं दूंगी। और चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें बीच से हमेशा के लिए हटाना पड़े, मैं हटाऊंगी। वेद मेरे होंगे और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। फिर एक तेज थप्पड़ मन्नत के गाल पर पड़ा। वह थप्पड़ आज भी उसके दिल और चेहरे पर जैसे ताज़ा थी। उसकी हथेली अनजाने में अपने गाल पर चली गई और उसी के साथ वो अपनी करीबी यादों से बाहर आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से भर गई थी। तभी नई नर्स ने पूछा, लगता है आप भी किसी को बहुत शिद्दत से मोहब्बत करती हैं। यह सुनते ही मन्नत के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। इधर मुंबई से फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। बिजनेस क्लास की आरामदेह सीटों पर कबीर, वेदांश और मयंक बैठे थे। वेदांश और कबीर के चेहरे पर वही शक्ति थी जो हर डील और मिशन में रहती थी, लेकिन मयंक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आज गायब थी। ऐसे मयंक बहुत ही खुशनुमा लड़का था, दिखने में भी स्मार्ट है, लेकिन मयंक का दिल चेहरे से भी सुंदर था। लेकिन आज वो भी गंभीर था, क्योंकि वो जानता था कि वो एक बड़े काम के लिए जा रहे हैं। कबीर ने लैपटॉप बंद करते हुए गहरी आवाज में कहा, ऐसे कैसे? पूरा पैसा लेने के बाद भी मटेरियल भेजा नहीं? क्या उन्हें मालूम नहीं कि ये कंसाइनमेंट किसके लिए है? वेदांश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, लगता है अब लोगों के मन में हमारे लिए डर कम हो गई है, इसलिए हमें हल्के में ले रहे हैं। वह थोड़ा झुका। हमें यह काम बिना किसी की नज़र में आए पूरा करना होगा। कबीर ने सिर हिलाया, लेकिन आज उसकी आंखों में किसी और ही सोच का तूफान था। वो खिड़की से बाहर बादलों की परतें देख रहा था, जैसे उनमें कोई चेहरा ढूंढ रहा हो। वेदांश ने उसकी चुप्पी तोड़ी। क्या बात है कबीर, कहाँ खोए हो? कबीर ने एक पल चुप रहकर कहा, मन्नत, उसके बारे में सोच रहा हूँ। मन्नत का नाम आते ही तीनों के बीच खामोशी खिंच गई। वेदांश ने निगाहें फेर ली, मानो इस नाम से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। वो जानता था वो चाहे तो मन्नत को 24 घंटे में ढूंढ सकता था, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक पुराना और कड़वा किस्सा था जिसे वो दोबारा छूना नहीं चाहता था। मयंक ने आखिरकार बोल ही दिया, मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम दोनों चाहो तो उसे ढूंढ सकते हो। आखिर कबीर वो तुम्हारी बहन है। कबीर की आवाज़ धीमी लेकिन भारी हो गई। तुम सोचते हो कि मैंने कोशिश नहीं की? उसने खुद पंखुड़ी को मैसेज किया था, किसी को उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अकेले रहना चाहती है, शायद वेदांश और कियारा के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। वह रुका, फिर थोड़ा झुककर बोला, शुरू में लगा ठीक है, शायद ये वक्त उसे ठीक कर देगा, लेकिन इतने महीने बीत गए, उसने एक बार भी घर, मुझसे या पंखुड़ी से संपर्क नहीं किया। पंखुड़ी जिससे वो हर हाल में बात करती थी, उससे भी नहीं। मयंक चुप हो गया, पर उसकी आंखों में सवाल बाकी थे। कबीर ने अपनी नज़रें फिर खिड़की पर डाल दी। वियतनाम से लौटते ही मेरा पहला काम मन्नत को ढूंढना होगा। कई घंटों की उड़ान के बाद फ्लाइट वियतनाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनके लिए पहले से ही एक ब्लैक लग्जरी एसयूवी खड़ी थी। तीनों, वेदांश, कबीर और मयंक, सीधे उसमें बैठे और कार शहर के बीचों बीच एक शाही होटल की ओर बढ़ गई। होटल का टॉप फ्लोर, जहां सिर्फ वीआईपीज़ को एंट्री थी, आज पूरी तरह से बुक था। वहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वेदांश राठौड़, कबीर शेखावत और मयंक अपने पुराने बिजनेस क्लाइंट का, जो उनके बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहां पहुंचे। मुलायम लेदर सोफे पर पैरों पर पैर चढ़ाए वेदांश ऐसे बैठा था जैसे वह यहाँ का मालिक हो। उसने बिना मुस्कुराए ठंडी और कटीली आवाज़ में पूछा, माइकल, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि यह कंसाइनमेंट मेरे लिए कितना ज़रूरी है, फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की। तुम जानते हो मेरे से धोखा मौत के बराबर है। सामने बैठा माइकल के होठों पर हल्की मगर खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। उसने धीमे से कहा, जानता हूँ मिस्टर वेदांश राठौर, बिजनेस वर्ल्ड में अगर कोई आपको नहीं जानता तो समझो कि वो बेवकूफ़ है। और ये भी जानता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ आपका यह डील आपके लिए जान से भी ज़्यादा अहम है। वह थोड़ा आगे झुका, आंखों में चमक आ गई। लेकिन मेरी भी एक डील है, एक काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। यकीन मानिए, अगर कोई और कर पाता तो मैं आपसे दुश्मनी मोल नहीं लेता। वेदांश ने हल्की सी स्माइल दी, जिसमें गुस्से की धार और खेल की चाल दोनों थी। तो तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो?
माइकल ने आंखें झपकाई। नहीं मिस्टर वेदांश, बस आपको समझाना चाहता हूँ। इस खेल में दोनों के पास सिर्फ एक एक चाल बची है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई थी, लेकिन माहौल में बिजली सी सनसनाहट भर आई थी। क्या होगा कहानी में आगे? ऐसा कौन सा डील करने आया था वेदांश राठौर? क्या होगा जब मन्नत लौटेगी और जब वह और वेदांश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।